हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होता क्या है और इसके इंडिकेटर्स क्या होते हैं। जैसा कि एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स या इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इनमें डिफरेंसेस क्या होती हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं और इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होते हैं, फुल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होती है, किसके हिसाब से इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं और इसके हिसाब से हम किस तरह एक अपने बिजनेस को बेटर बना सकते हैं विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट को बिना हार्म किए। ये सारी चीजें हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट फ्रेंड्स, इजिएस्ट तरीके से समझे तो वो सारी चीजें, वो सिस्टम, वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर्स, वो प्रैक्टिसेस जो हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं उसको बेटर यूज करने के लिए बताते हैं, ऑप्टिमल यूज करने का तरीका बताते हैं विदाउट हैम्परिंग द एनवायरमेंट। जो हमें बताते हैं कि हम अपने जो डेवलपमेंट है उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट कैसे बनाएं और अपना जो आउटपुट है उसे कैसे बढ़ाएं। चाहे हम बात करें एक बिजनेस की, एक स्टेट की, एक प्रोजेक्ट की, एक नेशन की, या एज अ होल एक वर्ल्ड, एज अर्थ, एज ह्यूमैनिटी की, ये सारी चीजें इस एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में जाती हैं। कभी एक छोटे बिजनेस को हम सर्वे करते हैं तो कभी एक नेशन के आउटपुट को सर्वे करते हैं। तो ये सारी चीजों को हम मिला के, जिसमें इंडिकेटर्स भी जाते हैं, असेसमेंट्स भी जाते हैं, ऑडिट्स भी जाती हैं, इन सब को हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कहते हैं। The environmental management system is a set of processes and practices that enable an organization to reduce its environmental impacts and increase its operating efficiency. If operating efficiency का मतलब है, it means using resources like time, people, equipment, inventory and money in an optimized way to serve the business. एनवायरमेंटल इंडिकेटर, यानी पहले हम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट समझे। अब एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि कहाँ हमारा एनवायरमेंट हार्म हो रहा है। तो इसके लिए हम एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमें बताते हैं कि इन इन सेक्टर्स में एनवायरमेंट का हार्म हो रहा है और इतना हार्म हो रहा है, इसलिए हार्म हो रहा है, यानी कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है एनवायरमेंट का हार्म, वो हमें एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स बताती हैं। Environmental indicators are measures that tell us what is happening in the environment. So currently क्या चल रहा है environment में वो हमें बताते हैं। Environmental indicators provide a more practical and economical way to track the state of environment. यानी अभी current situation, ground root level पे situation क्या है environment की, एक जगह की, वो हमें environmental indicators बताते हैं, जिसमें include होता है loss of biodiversity, agricultural output, declining forest area, freshwater withdrawals and freshwater growing scarcity, electricity production, greenhouse emission। इनके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स की। तो पहला इंडिकेटर जो आपको स्पीशीज की सिचुएशन बताता है, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर। वो बताता है कि स्पीशीज एक्सटिंक्शन रेट एट थ्रेटन स्पीशीज, तो कितने स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कितने एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं और कितने स्पीशीज, जो रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है वो क्या है, कितने ईयर्स में वो बढ़ रहा है, ये सारी चीजों का जो डेटा है वो हमें बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर्स देती हैं। तो अभी जो हमारा सिनेरियो है वो बताता है कि 16,000 species has been identified to be threatened by extinction, and the extinction rate are estimated to be 100 times higher as indicated by fossil records। यानी पहले अगर एक स्पीशीज एक पर्टिकुलर टाइम में एक्सटिंक्ट होता था, उसी पर्टिकुलर टाइम में आज के वक्त में बिकॉज ऑफ आर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वो 100 स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स harm, which will harm us। एंड इसके अंदर एक चीज और भी आती है कि ये बताता है कि कौन से स्पीशीज ज्यादा एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी इनवर्टिब्रेट्स ज्यादा हो रहे हैं, वर्टिब्रेट्स ज्यादा हो रही हैं, प्लांट्स ज्यादा हो रहे हैं, किस तरीके के प्लांट्स ज्यादा हो रहे हैं, बर्ड्स हो रही हैं, फिशेस हो रही है, कौन एक्चुअली ज्यादा इन हाँ इफेक्टेड है हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की वजह से, वो भी इसमें कैलकुलेट होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो सेकेंड जो इंडिकेटर है वो लैंड एंड सॉइल है, जिसमें इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पता चलता है, लैंड यूज एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। बेसिकली इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हम उस चीज को कहते हैं जहां हमारा इन्फ्लुएंस कितना है, हमने अपनी छाप कहाँ कहाँ छोड़ी है। तो फुटप्रिंट इज हमने अपना इन्फ्लुएंस कहाँ है, चाहे हम मराइन वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर की बात करें, फिशेस की बात करें, एयर की बात करें, लैंड की बात करें, या फिर आर्कटिक रीजन की बात करें, तो कहाँ हमारा इन्फ्लुएंस है, कहाँ हमने
डिस्ट्रक्शन, बेसिकली ये देखा जाता है कि हमने कितना डिस्ट्रॉय किया, हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, चाहे वो लैंड हो या कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हो जो एयर में होता है, तो उसको हम इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसको एस्टिमेट किया जाता है, और ये जो यूनिट एस्टिमेट किया जाता है इसमें, इसको एक्चुअली ग्लोबल हेक्टर्स में यूज किया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स में यूज किया जाता है ये यूनिट, ग्लोबल हेक्टर्स। और ये हमें बताता है कि हमने एक पर इंडिविजुअल वो कितना लैंड, कितना एरिया, कितना पानी, कितना हम एक्चुअली नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो उससे हम हिसाब लगाते हैं कि पर इंडिविजुअल, अगर हाँ एक इंडिविजुअल इन एन एवरेज इतना पोल्यूशन करता है, तो ग्लोबली कितना पोल्यूशन होता है, या फिर एक कंट्री में कितना पोल्यूशन होता है, या फिर एक स्टेट में कितना होता है, एक इंडस्ट्री कितना पोल्यूशन करवाती है, एक पर्टिकुलर आप बिजनेस की बात करें, कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, उसका देखा जाता है कि वो कितना ग्लोबल हेक्टर पोल्यूट कर रही है। तो इस ये यूनिट किया यूज किया जाता है। और इन 2012 there was approximately 12.2 billion global hectares of production and waste assimilation, averaging 1.7 global hectares per person। यानी पूरे ग्लोबली इतना 12.2 बिलियन ग्लोबल हेक्टर्स हमने बर्बाद किया है। तो इन एन एवरेज अगर हम पकड़ें तो इंडिविजुअली हम एक एक इंडिविजुअली 1.7 ग्लोबल हेक्टर्स पोल्यूट करते हैं, which is a very dangerous situation, क्योंकि हम बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे कि वो किस तरह हमारे जो एरिया ऑफ सर्वाइवल है उसको कम कर रहा है। चेंज ऑफ फॉरेस्ट इसमें जो इंक्लूडेड होते हैं, जिस इंडिकेटर्स को हम यूज करके देखते हैं, वो है चेंज ऑफ फॉरेस्ट टू लैंड, वुड लैंड। तो फॉरेस्ट कितने परसेंटेज थे 10 साल पहले, और 10 साल के बाद कितने परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट बचे हैं, हमने कितने परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट को वुडलैंड या ग्रासलैंड या अर्बन एरियाज में यूज किया है, वेटलैंड्स कितनी डिक्लाइन हुई हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, और लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू पोल्यूशन कितना हुआ है, कितने एरिया में हमने पोल्यूट किया है, अपने गार्बेजेस फेंकते हैं, जिस जगह पे गार्बेजेस फेंकते हैं वो जो जगह होती है, वो लैंड की जो जगह होती है वो एक्चुअली पोल्यूटेड हो जाती है। वहां जनरली ना तो कोई स्पीशीज सरवाइव कर पाती है, ना कोई हैबिटेट, कोई भी इंडिविजुअल वहां घर या फिर कुछ भी हम एक्चुअली वहां नहीं कर पाते, तो दैट इज कॉल्ड पोल्यूटेड एरिया। तो वो लैंड हम कितना पोल्यूट कर रहे हैं। थर्ड जो है फ्रेश वाटर की बात करें, फ्रेश वाटर में जो यूनिट हम यूज करते हैं, दैट इज जो तरीका हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वाटर फुटप्रिंट। और उसमें वही है कि हमने कितना पानी एक्चुअली पोल्यूट किया है, हमारे फुटप्रिंट्स कितने एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर ग्लोबल वाटर पे है, वो देखा जाता है। तो it is estimated that 10% of world major rivers fail to reach the sea as a result of water एब्स्ट्रैक्शन। तो हम डाइवर्ट करते हैं वाटर्स को, डैम्स बनाते हैं वाटर पर, और कभी कभी रेनफॉल की भी कमी होती है। इसकी वजह से करंट सिचुएशन में 10% जो ऑलरेडी जो रिवर्स पहुंचती थी समंदर में, वो अब नहीं पहुंचती, विच इज नॉट राइट। सेकेंड है 60%, और 60% of that means the world's largest 222 rivers are fragmented by dams, diversions and canals, leading to severe change in pattern of river flow। So severe change होता है because हम अपनी यूज के लिए हम डैम्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बनाते हैं, केनाल्स बनाते हैं ताकि इरिगेशन हो सके, हमारे एग्रीकल्चर लैंड पर जा सके, बट इसका इफेक्ट एक्चुअली रिवर्स पे क्या होता है, उसके अंदर रहने वाले स्पीशीज पे क्या होता है, ये जो सर्वे की जाती है वाटर फुटप्रिंट की, वो इंडिकेटर होता है हमारा इन्फ्लुएंस ऑन वाटर। Since 1970, freshwater species population declined by 35%। यानी 1970 से आज तक की बात करें तो 35% ऑफ स्पीशीज, फ्रेश वाटर स्पीशीज हम गवा चुके हैं, बिकॉज ऑफ आर वाटर फ्रूटमेंट, आर इन्फ्लुएंस ऑन वाटर, नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर। थर्ड जो इंडिकेटर्स हैं हम यूज करते हैं एनवायरमेंटल इंडिकेटर में, उसे कहा जाता है मराइन इंडिकेटर। इसमें एक्चुअली देखा जाता है कि हम जो समंदर के स्पीशीज हैं, फिशेस हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनको कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चाहे हम खाने के लिए हो, मेडिसिन के लिए हो, कोई और रिक्वायरमेंट के लिए हो। जिस तरह हम जानते हैं कि ब्लू व्हेल आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, सेव ब्लू व्हेल, और इसका रीजन था कि उसकी बहुत ज्यादा हंटिंग होती थी।
तो यहाँ उस चीज को देखा जाता है, एंड नाउ इट इज लाइक 75% ऑफ ग्लोबल फिश स्टॉक्स आर ओवर एक्सप्लॉइटेड। और ओशन टेम्परेचर भी मापा जाता है, और ओशन टेम्परेचर क्योंकि इसका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, सिर्फ जो स्पीशीज हैं जो रह रहे हैं ओशन में, सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि बाकी एनवायरनमेंट के लिए भी होता है, क्योंकि इट हैज सिग्निफिकेंट दिस हैज significantly increased. That means the ocean temperature has significantly increased since 1960, which leads to coral bleaching events, and it also causes intense cyclone activities. तो आप देख सकते हैं कि साइक्लोन एक्टिविटीज जो है बे ऑफ बंगाल की रीजन में, विशाखापट्टनम की बात करें, पुरी की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो इन सारे रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इज द ओशन टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर तो है ही, उसके साथ ओशन टेम्परेचर भी है। और लास्ट जो है हम मेराइन इंडिकेटर्स में यूज करते हैं वो है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। और वहां देखा गया है बिकॉज ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस द मेराइन स्पीशीज पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 14%, यानी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज यहाँ भी हो रही हैं, फिशेज मर रही हैं बिकॉज हम पोल्यूट कर रहे हैं, ओशन वाटर को एसिडिफाई कर रहे हैं। फोर्थ जो है वो है फॉरेस्ट। तो हमारा जो फॉरेस्ट में हमने कितना डिस्ट्रक्शन किया है वो मापा जाता है, और उसके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो है फॉरेस्ट एरिया देखी जाती है कि रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया कितना हुआ है, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन कितना हुआ है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्पीशीज पॉपुलेशन कितने कम हुए हैं। यानी ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया श्रैंक एट एन एनुअल रेट ऑफ, यानी हर साल फॉरेस्ट का, वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट का जो रिडक्शन है वो 0.2% में हो रहा है, and that is from the period of 1990 to 2005। और अब का मेरे पास डेटा नहीं है, शायद ये रेट ज्यादा है, 2005 से बढ़ गई है। एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, सो 33% ऑफ फॉरेस्ट आर प्राइमरी फॉरेस्ट, रेस्ट इज डिग्रेडेड। यानी अभी जो जनरली अगर हम पकड़ें कि 100% फॉरेस्ट जो अमाउंट था उसको 100% पकड़ें, तो 33% को छोड़कर बाकी सब में ह्यूमन इन्फ्लुएंस हो चुका है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्पीशीज पॉपुलेशन 62% डिक्लाइन। तो 62% ऑफ फॉरेस्ट ऑर्गेनिजम्स, चाहे प्लांट्स और एनिमल्स, सब में डिक्लाइन हमने देखा है। फिफ्थ जो है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हम देखते हैं ओजोन डिप्लीशन एज एन इंडिकेटर होता है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन एज इंडिकेटर होता है, ग्लोबल अर्थ टेम्परेचर इज इंडिकेटर होता है, और एयर पोल्यूटेंट यानी पॉइजनस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर मर्क्यूरी, ये सारी चीजों को इनका जो पार्ट्स पर मिलियन दैट मीन्स पीपीएम में मेजर किया जाता है, ये चीजें यूनिट में मेजर की जाती हैं, तो कितना यूनिट में ये सारी चीजें एक एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, ये हमें शो करती हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कितना इन्फ्लुएंस हुआ है या कितना नेगेटिवली इफेक्टेड है। ओजोन डिप्लीशन, द होल ऑफ ओजोन, द लार्जेस्ट होल अकर्ड इन 2002, 2003, 2006, 25th September 2006, it extended over 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सो कितना बड़ा होल ओजोन लेयर पे हुआ है, और जिसकी वजह से कैंसर केसेस हम देख सकते हैं, एक टाइम के बाद कैंसर पेशेंट्स का जो रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, स्किन कैंसर का एक बहुत बड़ा रीजन ओजोन डिप्लीशन है। Greenhouse gas emission for 150% rise in methane since 19th century। ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली तीन तरीके होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, और हमारा वाटर वेपर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन तो हम देखते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, उसके साथ मीथेन भी 150 टाइम्स बढ़ गया है बिकॉज ऑफ आर इन्फ्लुएंस। मीथेन एक्चुअली प्रोड्यूस होता है ओवर पॉपुलेशन से, चाहे हम लाइफ स्टॉक्स की बात करें या ह्यूमन की बात करें, इनकी वजह से और इनके राइज की वजह से हम लाइफ स्टॉक्स रखते हैं हमारी कन्वीनियंस की वजह से, ताकि हम उनका यूज कर सके, चाहे मिल्क के लिए हो, मीट के लिए हो, या फिर वुल के लिए हो। और ये जो रिलीज करते हैं मीथेन गैसेस वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारे एनवायरमेंट को। अर्थ टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज सिंस 1905। और एयर पोल्यूशन, जैसे मैंने बात किया अभी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लोबल emission of sulfur dioxide and nitrogen dioxide and increasing persistent organic pollutants and mercury are now found all over the world and is part of the
फूड वेब, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि अगर कहीं एक इंडस्ट्री मर्क्यूरी प्रोड्यूस कर रही है और वहां के फिशेस, वहां के ऑर्गेनिज्म, वहां के बर्ड उस चीज से इफेक्टेड है, तो वो जहां जहां जा रहे हैं उस जगह पे भी वो इफेक्ट जा रहा है बिकॉज ऑफ द फूड वेब। तो कहीं भी ग्लोबली आप देखें, अभी आपको हर चीज में मर्क्यूरी मिलेगी, इसीलिए द रेट ऑफ डिजीज, रेट ऑफ कैंसर, ऑल आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ आर एक्टिविटी। हम लोग एनवायरमेंट को कर रहे हैं डिस्ट्रक्ट, और एनवायरमेंट इन रिटर्न हमें इफेक्ट डाल रही है। जो सेकंड जो इंडिकेटर है, यानी हमने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट की बात की, हमने बात किया कि एनवायरमेंट को मैनेज करने के लिए हमें जानना जरूरी है कि क्या क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, कितना हुआ है। अब इसके लिए दो इंडिकेटर्स होते हैं, एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स जो हमने बात की, अभी है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी एक इकोनॉमी में क्या इंडिकेटर्स हैं जो शो करती हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है या इकोनॉमी डाउन जा रही है। और ये जब इकोनॉमी इंडिकेटर्स यूज होते हैं, ये आपको एक बिजनेस या फिर एक स्टेट लेवल पे, एक नेशन लेवल पे आपको एक रियल डेटा देते हैं कि क्या करंट स्थिति है और हमें क्या करना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जब तक हम डेवलपमेंट प्रॉपरली फ्रेंडली तरीके से विद एनवायरमेंट के साथ नहीं करेंगे, तो वो प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज एनवायरमेंट अगर ले हम, तो वो लीड करेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री, नॉट अ डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इसमें यूज की जाती हैं। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा दैट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ एन इकोनॉमी। सो इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी, दूसरे कंट्रीज के साथ ही कंपेयर करने के लिए भी हेल्प होता है। टाइम टू टाइम अपने ही नेशन को सर्वे करने के लिए भी यूज किया जाता है कि एक्चुअली डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। सो यूज देम टू डिटरमाइन वेदर एन इकोनॉमी इज प्रोग्रेस प्रॉस्परस एंड एक्सपैंडिंग और ट्रबल्ड एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो क्या स्थिति है इकोनॉमी की, वो ये हमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं। एन इकोनॉमिक इंडिकेटर इज अ स्टैटिस्टिक अबाउट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेसिकली एक डेटा होता है, एक स्टैटिस्टिक डेटा होता है जो हम कलेक्ट करते हैं, और वो हमें बताता है कि क्या कंडीशन है एक इकोनॉमी की। ये डेटा किस चीजों से कलेक्ट होता है वो हम बात करेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अलाउ एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। सो करंट परफॉर्मेंस क्या है, फ्यूचर परफॉर्मेंस हम क्या कर सकते हैं बेटर बनाने के लिए, ये भी हमें ये इंडिकेटर्स बताती हैं। इनमें जो स्पेशली जो चीजें जाती हैं वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज जीडीपी, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। स्टेबिलिटी जाती है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज जाती हैं, बजट जाता है, प्राइसिंग जाता है, मनी सप्लाई जाता है, बैलेंस जाता है, पेमेंट्स जाती हैं, और ये चीजें जाती है, इलेक्शंस भी जाता है कि गवर्नमेंट कितना स्टेबल गवर्नमेंट है, 5 साल चला है कि नहीं। दैट ऑल्सो shows an economic stability. For example, a high unemployment rate and a contracting GDP are considered sign of a troubled economy, of course. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की। हम इंडिकेटर्स यानी व्हाट आर द इंडिकेटर्स, इसके बाद वाले स्लाइड में बात करेंगे। पहले टाइप्स जान ले, फिर आप जानेंगे कि व्हाट आर द इंडिकेटर्स। तो टाइप बेसिकली हम उसे तीन बिग रीजन में या फिर कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। तो पहला होता है लीडिंग इंडिकेटर्स, सेकंड होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, एंड थर्ड होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स होता है वो बताता है इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, जैसे कि स्टॉक प्राइसेस क्या है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट जो इंश्योरेंस है वो क्या है, रेट क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, आपके जो परमिट्स हैं या फिर बिल्डिंग परमिट्स हैं या फिर बिजनेस परमिट्स हैं वो कैसे हैं। तो बेसिकली एक इकोनॉमी की ट्रेंड आपको बताती है। सो कंसिडर्ड प्रेडिक्शन ऑफ इकोनॉमिक ट्रेंड, एंड एनालिस्ट यूज दिस डेटा टू ट्राई टू फोरकास्ट चेंजेस इन बिजनेस साइकिल। तो आपकी जो ऑलरेडी जो बने हुए हैं इकोनॉमिक ट्रेंड, आपकी पॉलिसीज बनी हुई हैं, आपके परमिट्स बनी हुई हैं, उसके हिसाब से आपका बिजनेस साइकिल किस तरह चलेगा। दुबई में ज्यादा बिजनेसेस फ्लरिश करती हैं क्योंकि उनकी जो बिजनेस पॉलिसीज हैं वो इंडिया से अलग है, उनके परमिट्स अलग होते हैं इंडिया से, तो उनका जो वहां का बिजनेस साइकिल है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन बिजनेस साइकिल। तो ये चीजें फोरकास्ट करती हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल ऑफ लीडिंग इंडिकेटर्स इंक्लूड स्टॉक प्राइसेस, बिल्डिंग परमिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, इंश्योरेंस। सेकंड जो है कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स, यानी कोइंसिडेंट इंडिकेटर वर्ड नहीं बताता है, कोइंसिडेंट है, यानी वो एक्चुअली जो करंटली एक बिजनेस में चल रहा है, साइमल्टेनियसली आपका एक बिजनेस का काम चल रहा है, उसी के हिसाब से आप डेटा ले रहे हैं, उसी को एनालाइज कर रहे हैं। तो करंट सिचुएशन क्या है
वो आपको ये इंडिकेटर बताता है। फ्लक्चुएट साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल, यानी वो इमीडिएटली साइकिल के साथ, आपके बिजनेस के साइकिल के साथ वो चेंज होता रहता है, एंड रिफ्लेक्ट्स द करंट कंडीशन ऑफ द economy. The examples of coincident indicators includes industrial production data, non-agricultural payroll data, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड सेल्स डेटा, यानी करेंटली आपके पास जो जो डेटा है, हमारा सेल कितना है, हमारा प्रोडक्शन कितना है, हम एम्प्लॉयज पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, या फिर हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसका डेटा जो करेंटली जो आपका बिजनेस चल रहा है उसके डिटेल डेटा जो है वो कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स में जाएंगे। तो थर्ड जो है लैगिंग इंडिकेटर्स है, यानी ऑलरेडी एक चीज फिनिश हो गई है, आपने एक बिजनेस प्रोजेक्ट फिनिश कर दिया, उसके बाद आप उस पर एनालाइज कर रहे हैं, उसके जो पूरे सिस्टम को एनालाइज कर रहे हैं, उसको हम लैगिंग इंडिकेटर्स कहते हैं। appear after the completion of economic trends and changes in the business cycle. Use them to analyze the economy in retrospect or to confirm other economic data. Example of lagging indicators include average duration of unemployment, average prime rate changes by government banks, change in labor cost per unit of output, यानी अगर चीजें ऑलरेडी खत्म हो गई हैं तो अब आप एनालाइज कर रहे हैं आपकी चीजों कि आपने जो अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहा, देश में कितने अनएम्प्लॉयड रहे लास्ट एनुअल ईयर में, और कितने बच्चों ने हायर एजुकेशन कंप्लीट किया, तो ये जो डेटा है उसको हम लैगिंग इंडिकेटर्स में लेंगे। अब बात करते हैं हम एक्चुअल इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी वो तो थ्री टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स हुए जिसमें ये इंडिकेटर्स उनके अंदर आते हैं। तो हम क्या क्या एक्चुअली इंडिकेटर्स यूज करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए, उसके बारे में जानते हैं। टू नो द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री देयर आर different indicators which are used. These indicators helps in understanding the level of development comparison with other countries or different time period, यानी ये जो indicators हैं या तो आपको बताते हैं आपका करंट सिचुएशन क्या है, ये भी बताते हैं कि दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में आपकी स्टेट क्या है, और तीसरा लास्ट ईयर क्या था या 10 साल पहले क्या कंडीशन था, अभी क्या कंडीशन है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कि एक्चुअली डेवलपमेंट हो रहा है या रिसेशन आ रहा है, इसके लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की यूज करते हैं। सो दीज इंडिकेटर्स हेल्प्स इन बेटर प्लानिंग टुवर्ड्स अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला जो इंडिकेटर है वो है ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम। In this indicator, real income is calculated on constant pricing. If there is a rise in national income, this indicates economic development. When there is a high rate of national income, development rate is high and vice versa. यानी आपका एक जो ग्रोथ है, जो आपकी जीडीपी है वो क्या है, और बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि नेशन के पास कितना पैसा है। आपके पास अगर ज्यादा पैसा है, आपके जो आपने जो रिसोर्स के लिए खर्च किया है और आपको जो वापस मिला है उसमें आपको ज्यादा मिला है, आपको टैक्स ज्यादा मिला है, तो आपका नेशनल इनकम जो है वो ज्यादा है। तो बेसिकली ये देश की जो स्थिति है, नेशन की जो इनकम है उसकी स्थिति बताता है। लास्ट ईयर मेरे पास इतना रिजर्व बैंक में था, इस साल मेरे पास ज्यादा है, तो मेरा जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। सेकंड जो पैरामीटर या इंडिकेटर यूज होता है वो है पर कैपिटल इनकम, यानी इन एन एवरेज एक सिटीजन कितना कमा लेता है, वो देखा जाता है इसमें। इनकम ऑफ अ पर्सन, एवरी सिटीजन इन अ कंट्री इन एन एवरेज, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। अगर ये ज्यादा है पर कैपिटा इनकम तो ऑब्वियसली एक इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। An average income of a person living in the country is the per capita income. A rise in per capita income is an important indicator of economic development. The rise in per capita income indicates economic welfare of the country. थर्ड जो है पर कैपिटा कंजप्शन, यानी पर इंडिविजुअल वो कितना कंज्यूम कर रहा है, ये भी अगर उसका कंज्यूम कर रहा है वो ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो इकोनॉमी डेवलपिंग है। कंज्यूम का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ जो बेसिक रिसोर्सेस हैं उसके लिए, बल्कि कंज्यूम का मतलब ये है कि आप खाने पे कितना खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन पे, क्लॉथिंग पे, हेल्थ पे, रोड्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, यानी या फिर अपने घूमने के लिए भी कितना खर्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यानी एक इंडिविजुअल कितना खर्च करता है, वो सारी चीजों को हम पर कैपिटा कंजप्शन में लेते हैं। तो द इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी सर्विसेज में भी इसमें जाती है, बाय द गवर्नमेंट, बाय द पीपल इज measured in per capita consumption. Example, clothing, food, education, health. An increase in per capita consumption helps better quality of life of people and higher economic development of the country.
फोर्थ जो है वो है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसका मतलब है कि एक्चुअली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसी है लोगों की, सिटीजन की, यानी उनकी जो हेल्थ है वो कैसी है, कितने साल वो हेल्दी रह पा रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट यानी डेथ रेट कितनी कम है, लोगों को कितना एजुकेशन मिल रहा है, जॉब एक्सपेक्टेंसी कैसी है उनकी, कंप्लीट कंप्लीट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पे ये फोकस करता है। दैट इज फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स इज द ओवरऑल वेलफेयर ऑफ पीपल इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फिनिटी मोर्टेलिटी रेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। The Human Development Index measures life expectancy, education, and standard of living. A rise in physical quality life index and human development index shows an improvement in quality of life of people and therefore economic development. फिफ्थ है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस इज एन important indicator of the economic development of a country. It indicates to increase per capita income and the national output of the country. अब ये भी आप इस तरह भी ले सकते हैं, स्टेट बाय स्टेट भी इसे ले सकते हैं। अगर एक स्टेट में ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, पर कैपिटा उस स्टेट का ज्यादा है दूसरे स्टेट से, हम कह सकते हैं इस स्टेट की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा बेटर है दूसरे स्टेट से। तो ये भी हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं। सेकेंड जो है वो है कैपिटल फॉर्मेशन। That is, it means investing in transport, irrigation, roads, electricity, technology. That is, higher capital formation will lead to higher economic development. The indicators under economic development are more towards the qualitative improvement of people in the country. A high rate of these indicators show a higher development of economic development. कैपिटल फॉर्मेशन यानी आप कितना पैसा एक्चुअली जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें खर्च कर रहे हैं, देश खर्च कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, रोड बनाने में, इरिगेशन बनाने में, डैम्स बनाने में, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी देने में, टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस देश में कितना हो रहा है। तो वो चीजें आपको कैपिटल फॉर्मेशन में दिखाती है। जहां ये चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो डेवलपमेंट, वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये जो 6 थे इंडिकेटर्स हमने बात की, ये 6 को 6 एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ को ऑफ अ कंट्री, क्वालिटी ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री शो करती हैं कि किस तरह इकोनॉमी, अगर ये सारी चीजें पॉजिटिव की ओर जा रही है तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉजिटिव की ओर जा रहा है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अब तो इंडिकेटर्स हो गए, अब हम अगर इंडिकेटर्स के बाद हम जानते हैं कि हमारी शायद एनवायरनमेंट में हम प्रॉपरली एनवायरनमेंट फ्रेंडली अप्रोच नहीं है हमारा, हमें अपना अप्रोच चेंज करना है, तो हमें ये एस्टिमेट करना पड़ता है कि हमारे एक्चुअली वो अप्रोच के लिए हमारे कॉस्ट क्या होते हैं। तो किस तरीके के हमें चेंजेस लानी पड़ेंगी, क्या किस चीज पे अपना कॉस्ट स्पेंड करना पड़ेगा ताकि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी है वो बना सकें। तो उसके लिए आती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्ट। सिंपल है, एक्सटर्नल कॉस्ट यानी जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, यानी आपको वो दिखता नहीं है। सपोज आपने एक बिजनेस शुरू किया, आपने एक इंडस्ट्री बनाई और उसके लिए आप मॉनेटरी जो एक्सपेंसेस हैं वो आप शो करते हैं, रिसोर्सेज में दे, आप कहाँ से चीजें ला रहे हैं, कितने मैन पावर यूज कर रहे हैं और उसको ट्रांसपोर्ट कहाँ कर रहे हैं, तो बेसिक, और उसके बाद पैकेजिंग में कितना खर्च कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो आपको बताती है कॉस्ट। बट उसकी वजह से, उस इंडस्ट्री की वजह से आपने कितना लैंड एक्चुअली एक्वायर किया है, कितने स्पीशीज उस लैंड में थे वो मरे हैं, आपकी इंडस्ट्री की वजह से जो पल्यूटेंट निकल रहे हैं, चाहे वाटर पल्यूटेंट हो या एयर पल्यूटेंट हो, वो कितना पल्यूट कर रहा है। ये जो चीजें हैं, जो इनडायरेक्ट चीजें हैं पर कॉस्ट पड़ती है एनवायरमेंट पे, उस चीजों को हम एक्सटर्नल कॉस्ट में लेते हैं। सो एक्सटर्नल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नलिस्ट refers to economic concept of uncompensated social and environmental effects। तो लोगों पर कितने लोगों की तबीयत पर कितना इफेक्ट डाल रहा है, ये चीजें, ये सारी चीजें हम एक्सटर्नल कॉस्ट पर लेते हैं। पर इंटरनल कॉस्ट की बात करें तो वो डायरेक्ट कॉस्ट जो आप देख सकते हैं, जो आप मैनेज कर पाते हैं, जो आपको दिखता है, वो इंटरनल कॉस्ट होता है। तो इंटरनल कॉस्ट रिफर्स टू direct monetized cost, that means planning, construction, management, maintenance, disposal for a person or organization undertaking an activity. Example समझे, when a person buy fuel for a car, they pay for the production of the fuel, वो internal cost होता है, उसे आप
खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, आपने सॉरी पेट्रोल खरीदा है कार के लिए, तो हम पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं, तो वो इंटरनल कॉस्ट हुआ। बट नॉट फॉर द कॉस्ट ऑफ बर्निंग द फ्यूल सच एज एयर पोल्यूशन, पर जो एयर पोल्यूट कर रहे हैं आप उसको जला के, वो एक्सटर्नल कॉस्ट हो जाता है जिसका आप पैसा नहीं देते। तो ये था डिफरेंस इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉस्ट का। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट, एक तो इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। इंटरनल कॉस्ट में कन्वेंशनल कॉस्ट होता है, जो आप बेसिकली जो रिसोर्सेज खर्च करते हैं उस पर पैसा खर्च करते हैं, रिसोर्सेज खरीदने के लिए या मेंटेनेंस के लिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसे कॉन्टिनेंटल कॉस्ट कहा जाता है। हिडन कॉस्ट होता है जिसको हम गिनते नहीं है। बिल्डिंग सपोज जो बना रहे हैं आप, उसके आपने बिजनेस बनाया है, बिल्डिंग का जो स्पेस है वो आप यूज कर रहे हैं, एक जो स्पेस आप यूज कर रहे हैं फॉर स्टाफ रूम, उसका खर्च, ये सारी चीजें हिडन कॉस्ट में आई। कॉन्टिनेंटल कॉस्ट है यानी कोई सडन कॉस्ट, यानी आप इस तरह समझें कि अगर आपकी कोई मशीनरी खराब हो गई है, सडनली खराब हो गई, और उस मशीनरी के लिए आपको नया इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, दोबारा खरीदना पड़ रहा है, उसको कॉन्टिनेंटल कॉस्ट कहा जाता है। या किसी एम्प्लॉय की तबीयत खराब हो रही है, उसके लिए आपको खर्च करना पड़ रहा है, तो सडनली जो चीजें होती हैं उसको हम कॉन्टिनेंटल कॉस्ट कहते हैं। और अगर कोई पॉलिसी में चेंज है गवर्नमेंट का, उसके लिए जो एडिशनल खर्च आप करेंगे उसको कहा जाएगा। इमेज एंड रिलेशनशिप पे भी आप खर्च करते हैं, वो इस फोर्थ सेक्शन में जाता है। एक्सटर्नल कॉस्ट में जो जाता है वो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट, और दूसरा है ह्यूमन इम्पैक्ट कॉस्ट। आपके जो एम्प्लॉयज हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें या फिर हम बात करें जो ब्रेकिंग ऑफ द स्टोन्स हैं वो इंडस्ट्री की बात करें, पेंट इंडस्ट्री की बात करें, ऐसे जो इंडस्ट्रीज हैं वो ह्यूमन हेल्थ को बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो उसमें वो जो कॉस्ट जाता है कि कितने लोग एक्चुअली इफेक्टेड हो रहे हैं, तबीयत कितनी खराब हो रही है, वो एक्सटर्नल कॉस्ट में जाएगा और ह्यूमन इम्पैक्ट कॉस्ट। फुल कॉस्ट प्राइसिंग हम लेते हैं, यानी सारे कॉस्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जब आप देखते हैं उसको फुल कॉस्ट प्राइसिंग कहा जाता है। चाहे वो इकोनॉमिक हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, सोशल हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी कॉस्ट जो आप दे रहे हैं, पूरे के पूरे खर्च कर रहे हैं वो कॉस्ट, उसको फुल कॉस्ट प्राइसिंग कहते हैं। इसके एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है कि फुल कॉस्ट ऑफ अ सर्विस encompasses all indirect and direct economic, environmental, health and social costs related to the service or project. Full cost pricing is considered one of the several best practices to promote and maintain long term financial sustainability. अगर आपने properly full cost pricing किया है तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी उस प्रोजेक्ट की बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाता है हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पर फुल कॉस्ट प्राइसिंग में कौन कौन सी चीजें जाती है, एक तो कॉस्ट जाता है, यानी जो एक्सपेंडिचर इन कैश आप दे रहे हैं और एक्वायर और यूजर रिसोर्स जो आप दे रहे हैं। एक हिडन कॉस्ट एंड एक्सटर्नल है, यानी द वैल्यू ऑफ द गुड्स, और जो सर्विसेज रोड पे आप जो खर्च कर रहे हैं, वो जो सर्विसेज आप ले रहे हैं वो उसका खर्च। ओवरहेड एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी कॉस्ट दोज आर शेयर्ड विद अदर पब्लिक एजेंसीज, तो उसमें ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जाएगा, डेटा प्रोसेसिंग जाएगा, बिलिंग जाएगा, ये सारे कॉस्ट। पास्ट एंड फ्यूचर आउटलेस, यानी इक्विपमेंट रिटायरमेंट एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट हेल्थ एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये भी जाएंगे इसमें। वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट, यानी आपकी जो वेस्ट चीजें निकल रही हैं उसको आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, आप उसको बेनिफिट, वो एनवायरमेंट को कितना इफेक्ट डाल रहा है, उसको हम किस तरह ऑप्टिमाइज करें, उस पर कितना खर्च होगा, दैट इज कॉल्ड वेस्ट मैनेजमेंट कॉस्ट। अब आते हैं लास्ट पार्ट की, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ फुल कॉस्ट एनालिसिस। तो अगर हमने ये फुल कॉस्ट एनालिसिस एक प्रोजेक्ट के लिए किया है, एक पॉलिसी के लिए किया है नेशनल लेवल पर, तो वो पॉलिसी एक बहुत ही सस्टेनेबल पॉलिसी बनेगी, एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बनेगी। तो उसकी जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, इट आइडेंटिफाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, identifies all operating and non-operating revenues and capital contribution, provides useful information to make decisions on user changes, charges and other financial items. So actually ये आपको सारी जो खर्च है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट, एनवायरमेंट, आप एक पॉलिसी बना रहे हैं या फिर आपने एक बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज्यादा हो रहा है, तो सडनली गवर्नमेंट आपको पकड़ने वाला है। तो अगर आपने पहले से ही इसका कॉस्ट एनालिसिस प्रॉपर्ली किया है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज्यादा हो सकता है, तो आप उसके मेजर्स लेंगे, और उस मेजर्स में जो कॉस्ट आएगा उसने को भी आपने एनालाइज किया होगा। तो यहाँ कंपनी को इन ए लॉन्ग टर्म हार्म कम होता है और डिसीजंस आप प्रॉपर ले पाते हैं अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन।
फोर्थ है आइडेंटिफाइज रेवेन्यू रिक्वायर्ड फॉर टेस्ट एंड रेट ईयर, establish fees and changes that are based on full cost to ensure long term financial sustainability। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ मॉनेटरी एक्सपेंस देखा है और बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं देखे हैं और उसको बिना कैलकुलेट किए आपने एस्टेब्लिश किया है एक बिजनेस, तो वो लेटर ऑन वो आप ही के पर वो खर्च आएगा और वो आपके बिजनेस को डाउन करेगा। इसके लिए एक फुल कॉस्ट प्राइसिंग की जरूरत पड़ती है, जो हर चीज के लिए जरूरत पड़ता है। इट्स नॉट ए स्मॉल बिजनेस और एक स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है, एक नेशन जब कोई पॉलिसी बनाती है और उसके साथ ग्लोबली ग्लोबली अगर कोई भी हम एजेंडा बनाते हैं रखते हैं, उसकी भी फुल कॉस्ट प्राइसिंग होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।